नमस्कार साथियों, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए क्लास है। इसमें हिंदी भाषा योग्यता से संबंधित 30 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 3 अंक का होता है। इस तरह से हिंदी का जो अंकभार होता है कुल 90 अंक का होता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान ये रखता है। तो ये 2019 में आया हुआ एक पेपर है जो यहाँ पे दिया हुआ है। आज इसको हल कर लीजिए आप, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न जो है यहाँ पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये जो 171 नंबर दे रखा है, एक्चुअल में उसमें आपकी जो परीक्षा होती है उसमें 200 प्रश्न आते हैं। उसमें 171वें नंबर पे से ही हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं और जो 200 नंबर तक होते हैं, ठीक है, 30 प्रश्न। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव। तो जब हम शब्द विचार पढ़ते हैं तो उसमें तत्सम तद्भव 2 तरह के शब्दों का प्रकार पढ़ते हैं। तत्सम शब्द होते हैं तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों को हम एज इट इज़ हिंदी में जैसे कि जैसे प्रयोग करते हैं, वो संस्कृत भाषा वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। और उन संस्कृत के शब्दों का या तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो हिंदी में जो चलता है उसको तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मधुप, भ्रमर, मधुकर और भंवरा, ये 4 शब्द दिए हुए हैं। हालांकि सबका अर्थ एक ही है। अगर अपन पर्यायवाची की दृष्टि से देखें तो मधुप भी भंवरा होता है, मधुकर भी भंवरा होता है, भ्रमर भी भंवरा होता है, भंवरा भंवरा होता ही है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि तद्भव कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए डी इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये मधुप, मधुकर और भ्रमर ये तीनों शब्द तत्सम है। केवल ये डी जो आंसर है भंवरा, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करनी होगी आपको। निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है, यानी कि 3 शब्द इसमें देशज है, एक ऐसा शब्द है जो देशज नहीं है। ये उसी प्रकरण में से आया हुआ है। खिड़की, पाग, रिंगड़ा और बूट, इस तरह से यहाँ 4 शब्द हैं। ये खिड़की, पाग और रिंगड़ा ये सारे के सारे तीनों शब्द देशज हैं, जबकि बूट जो शब्द है वो विदेशी भाषा का शब्द है यहाँ पर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 173 नंबर का जो प्रश्न है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध, यहाँ शुद्ध शब्द पूछ रहा है। ये 4 शब्द दिए हुए हैं, अभिषेक, ये ऐसे। तो यहाँ पर ये अभिषेक जो शब्द है ये ए आंसर इसमें आएगा, ये सही है। और ये संधि शब्द है, एक तरह से संधि 2 शब्दों से मिलकर के बना है, यानी अभी प्लस सेक शब्द को जब मिलाते हैं तो इन दोनों से मिलकर के ये शब्द बनता है अभिषेक। ठीक है, और ये तीनों शब्द जो है गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जब आप संधि पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये आपको शब्द मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। 4 यहाँ कुछ आंसर दिए हुए हैं। अशुद्ध वर्तनी का कारण कौन सा नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ देखिए, जलवायु, लेखन की असावधानी, अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान। तो देखिए, जलवायु एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो पता चल रहा है कि इसका हिंदी अशुद्ध वर्तनी से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर तो यही है। अब अशुद्ध वर्तनी का कारण, बिल्कुल लेखन में अगर हम असावधानी बरतते हैं तो हमसे गलती हो सकती है, अशुद्धि हो सकती है। अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो उस तरह लेखन की आदत भी हमें पड़ जाती है, तो वो भी कारण हो सकता है। और व्याकरण का ज्ञान अगर हमें नहीं है तो भी हम जो है गलत लिख सकते हैं। तो तीनों तो अशुद्ध वर्तनी के कारण है, बाकी जलवायु अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। देखिए अगला प्रश्न 175वां ये प्रश्न है, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं। अब यहाँ पर 4 वर्ग दे रखे हैं, 4 समूह दे रखे हैं, जिनमें से यौगिक शब्द ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ देखिए, पहले में घोड़ा, किताब, अजायब घर और मस्जिद ये शब्द हैं। रसोईघर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजभवन, चाय, जूता, पहलवान, दर्शक, मोबाइल, चम्मच, साड़ी, हवा। तो इसमें यौगिक शब्द का मतलब होता है कि 2 शब्दों से, यानी शब्द प्लस शब्द, 2 शब्द जब मिलकर के कोई सार्थक शब्द बनाते हैं तो इसको यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रसोई घर है ये रसोई प्लस घर से मिलकर के बना है। ये अनपढ़ शब्द है, अन प्लस पढ़ से मिलकर के बना है। पुस्तकालय शब्द है वो पुस्तक प्लस आलय शब्द से बना है। और राजमहल जो शब्द है वो राज प्लस महल शब्द से बना है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें संधि हो या ना हो, पर यौगिक शब्द वो होना चाहिए, तो इसका आंसर बी होगा। बाकी और जो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो यौगिक नहीं है। जैसे देखिए, हवा कोई यौगिक शब्द नहीं है, साड़ी यौगिक नहीं है, चम्मच यौगिक नहीं है, मोबाइल यौगिक नहीं है, ये चाय, जूता ये दोनों यौगिक नहीं है। हालांकि दर्शक यौगिक है, क्योंकि इसमें दृश्य धातु और अक मिलकर के बना है। पहलवान में ये पहलवान जो शब्द है ये वैसे पहल करने वाला ऐसा माना जाता है इसका, पर फिर भी एक तरह से ये यौगिक नहीं है। यहाँ घोड़ा यौगिक नहीं है, किताब यौगिक नहीं है, अजायब प्लस घर तो यौगिक है,
मस्जिद यौगिक नहीं है। इस तरह से ये ही एक ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द यौगिक शब्द हैं। 176वां प्रश्न देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत ज़्यादा विश्वास करना, दूर तक दिखाई देना, सागर के उस पार। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि ईद का चांद मतलब जो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है उसको हम ईद का चांद कहते हैं। तो इसका आंसर सीधे सीधे ए हो जाएगा इसमें। चना का तत्सम रूप है, यहाँ चना शब्द का तत्सम रूप पूछा है, यानी कि तत्सम रूप, ये जो चना है ये तद्भव शब्द है, चना तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप है वो होता है चणक। ठीक है, इसमें ये चणक शब्द है, ये चना का तत्सम रूप है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, आगरा का बहुवचन होगा, ये एक स्थल का नाम है आगरा, आपने सुना होगा, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है उनका बहुवचन नहीं होता, इसलिए इसका आगरे, आगरों, आगरे बहुवचन नहीं होगा। ये तीनों ही गलत हैं, यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। तो आगरा का, जैसे जयपुर का तो जयपुर है, जयपुरों, कुछ भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका किसी भी प्रकार का बहुवचन नहीं होगा। 179 देखिए, इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है? किस शब्द में स्वर मात्रा, अब देखिए स्वर की मात्रा पूछ रहा है इसमें। सरोजिनी ऐसे ही लिखा जाता है, सही है। गृहिणी ऐसे ही लिखा जाता है। अहल्या ये एकदम सही है, कई बार अहिल्या दे देते हैं, तो आपको याद रखना है ये अहिल्या जो शब्द है वो गलत होता है, जबकि अहल्या एकदम सही है, तो ये सही है तीनों। प्रदर्शिनी जो शब्द है यही इसका आंसर है, क्योंकि ये शब्द रॉन्ग है। सही शब्द होता है प्रदर्शिनी। ये ई की जो मात्रा लगा दी है शय में, ये एकदम गलत है, तो यहाँ पर ये ई की मात्रा नहीं आएगी, तो आंसर हो जाएगा डी। 180वां प्रश्न देखिए, कौन सा क्रमांक उचित नहीं है? यहाँ कुछ शब्द और उनके अर्थ, बलि का मतलब बलिदान और बलि का मतलब शक्तिशाली, ये शब्द दिया हुआ है यहाँ पर। सुर का मतलब देवता, शूर का मतलब वीर, वसन का मतलब वर्तन और व्यसन का मतलब मद्यपान, शोक का मतलब दुख और शौक का मतलब चाप। अब देखिए इसमें शब्द युग्म है ये, और शब्द युग्म में इस तरह दो एक जैसे शब्द होते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है। अब इसमें ये देखना है कि जिस शब्द के साथ जो अर्थ दिया हुआ है क्या वो उसी का अर्थ है या अलग है। तो बलि का मतलब बलिदान होता है, बिल्कुल सही है, और बलि महाबली इत्यादि जो शक्तिशाली के लिए, तो ये तो एकदम सही है। सुर यानी देवता होता है, सही है, 7 सुर भी होते हैं, है ना। ये शूर का मतलब शूरवीर होता है, तो ये भी एकदम सही है। ये वसन का मतलब बर्तन नहीं होता, ये वसन का मतलब होता है वस्त्र, और व्यसन का मतलब केवल मद्यपान नहीं है, व्यसन का मतलब बुरी आदत से, तो इसका मतलब ये ही रॉन्ग है, ये उचित क्रमांक नहीं है। वसन का मतलब होता है, इस वसन का मतलब होगा वस्त्र, और इस वाले व्यसन का मतलब होगा बुरी लत या आदत। ठीक है, शोक दुख होता है, शौक चाप होता है, इसका मतलब इसमें सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 181वां प्रश्न देखते हैं। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, रेखांकित शब्द के पर्याय यानी समानार्थक शब्द का चुनाव कीजिए। अब यह रेखांकित, ये वायु शब्द को यहाँ से रेखांकित किया हुआ है। पवन, अनल, पावक, चक्रवात, ये देखिए यहाँ पे वायु का सीधा सीधा पर्यायवाची पूछ रहा है। वायु मतलब पवन होता है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अनल मतलब आग होता है, अनल का मतलब आग होता है, और पावक का मतलब भी आग या अग्नि होता है, चक्रवात तूफान को कहते हैं। ठीक है, 182वां, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय का तात्पर्य होता है। देखो ये कहावत बड़ी प्रचलित है कि पूत अगर सपूत है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कमा लेगा, और पूत अगर कपूत है तो उसके लिए भी धन को संचित करके रखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कितना ही धन संचित कर लो उसको बर्बाद कर देगा। तो देखिए इसके क्या ऑप्शन हो सकता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं जरा। सपूत के लिए धन संचय करना निरर्थक है, पर कपूत के भरण पोषण के लिए धन संचय करना आवश्यक है, इसका मतलब गलत है। यह दोनों के लिए धन संचय की आवश्यकता नहीं बता रहा है। पुत्र सपूत हो या कपूत, उनके लिए धन संचय करना निरर्थक है, ये बी आंसर में दिया हुआ है। तीसरा है, सपूत के लिए धन संचय करना चाहिए क्योंकि वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, ये भी गलत है, क्योंकि कपूत के लिए भी धन संचय को निरर्थक बताया। चौथा है अंतिम, कि पूत कपूत हो या सपूत दोनों के लिए क्यों नहीं धन संचय करना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि धन संचय करने के लिए नहीं बल्कि धन संचय नहीं करने की बात की गई है। तो इस तरह से जो 182वां प्रश्न है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुत्र सपूत हो या कपूत, उनके लिए धन संचय निरर्थक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 183वां प्रश्न क्या कह रहा है।
सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, बड़प्पन, परायापन, अपनापन और छुटपन। ये देखिए, बड़प्पन मतलब बड़ा, बड़ा शब्द से बना है बड़प्पन, पराया से बना है परायापन, अपना से बना है अपनापन और छोटा से बना है छुटपन। तो ये चार शब्दों से मिलकर बनी हुई भाववाचक, और चारों की चारों भाववाचक संज्ञाएं, ये आप ध्यान कर लें। पूछ रहा है पर सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो अपना शब्द है ये सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है, और बाकी सारे के सारे विशेषण हैं। तो ये तीनों विशेषण से बने, जबकि अपनापन जो शब्द है वो सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला है 184। ये देखिए, पेड़ से कई आम गिरे, ये वाक्य दिया हुआ है, पेड़ से कई आम गिरे। वाक्य में कौन सा कारक है? कारक आपने पढ़े, 8 कारक माने गए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, संबोधन हे और संबंध, ये सारे 8 कारक माने गए। और पेड़ से आम गिरे, कौन सा कारक पूछ रहा है? संबोधन, संबंध, अपादान और कर्ता। तो पेड़ से आम के गिरने यानी अलग होने का भाव है, तो जब अलग होने का भाव होता है वह अपादान कारक होता है। तो जब कारक आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको ये सारी चीज़ें। तो अपादान। देखिए, अगला प्रश्न भी अपादान कारक का पूछा है कि अपादान कारक युक्त वाक्य पूछा है। मेघों से आच्छादित, पद से च्युत, कष्ट से साध्य और भस्म से आवृत। मैंने बोला कि अपादान का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से दूर जाती है, अलग होती है, तो यहाँ देखिए, मेघों से, अगर कोई चीज़ मेघों से आच्छादित हो रही है तो मेघ तो पास आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपादान नहीं होगा, ये गलत है। ये देखिए, पद से च्युत, अगर किसी व्यक्ति को, च्युत का मतलब होता है हटाना, किसी व्यक्ति को पद से हटा रहे हैं तो पद से अलग हो रहा है, निश्चित रूप से अपादान कारण का यही आंसर सही है। कष्ट से साध्य का मतलब होता है कष्ट से किसी का साधना, एक तरह से उसको दूर करना। भस्म से आवृत, किसी को ढकना। तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों नहीं है, केवल पद से अलग करना ही इसका अर्थ होगा अपादान कारक युक्त वाक्य में। अगला है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु, अजात शत्रु। तो जब आप ये एक वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, वन वर्ड, तब ये आएगा। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो। अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, अर्थ की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक और प्रश्नवाचक। जब आप वाक्य के भेद पढ़ेंगे तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद माने गए हैं 8। उन 8 भेदों में से संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक और प्रश्नवाचक है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का वाक्य? अरे मुझे तो उम्मीद नहीं थी, यानी कि कुछ यहाँ पे एक विस्मय की बात हो रही है, तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, क्योंकि अरे के बाद में इन्होंने कॉमा लगा दिया है, जबकि अरे के बाद में जो शब्द आना चाहिए था, ये आना चाहिए था विस्मयबोधक। तो अरे मुझे तो इस बात की उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड काम हो गया, तो यहाँ विस्मयवाचक आ जाएगा। 188वां प्रश्न, किस क्रमांक में सही वाक्य है? उसका प्राण पखेरु उड़ गया, वह शायद कल गाड़ी से आए, उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, उनका उंगलियां, आपका उंगलियां मुझसे बड़ी हैं। तो देखिए, स्पष्ट दिख रहा है आपका उंगलियां, ये तो एकदम गलत है ही, तो ये तो डी तो गलत हो जाएगा। ये देखिए, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो यहाँ प्राण पखेरु जो है वो बहुवचन है, तो उसका ना के उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये आएगा, इसलिए यह शुद्ध है। अब ये 2 प्रश्न है, वह शायद कल गाड़ी से आए, बिल्कुल संभावना की जा रही है, संभाव्य भविष्य है इसमें, और उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए। तो यहाँ पर ये जो शब्द है 39, ये गलत है व्याकरण की दृष्टि से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बी। ये 39 नहीं होता, या तो आप इसको 39 लिखो या 39 लिखो, ठीक है। तो ये सी, इसमें बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। ये 189वां सवाल है, 189वां। तो इसमें ये कह रहा है कि जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है, यानी कि जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है, तो निश्चित देखिए, जब अपन वाच्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी कि जिसमें कर्ता प्रधान होता है, यानी क्रिया का जो प्रधान कर्ता होता है उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। तो इसका आंसर तो ये आ गया। कर्मवाच्य में क्रिया का प्रधान कर्ता ना होकर के कर्म होता है तो कर्मवाच्य होता है, और जब कर्ता और कर्म दोनों ही नहीं होते हैं तो क्रिया में भाव एक तरह से प्रधान होता है, क्रिया जब प्रधान होती है तो भाववाच्य होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पर्वत के ऊपर
पर्वत के ऊपर की नुकीली भूमि को इनमें से क्या कहते हैं? देखिए, पर्वत के ऊपर की जो नुकीली भूमि है उसको यहाँ पर क्या कहते हैं? सीधा सीधा यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है। तो उपत्यका, आदित्यका, शिखी ध्वज और शिखर। तो पर्वत के ऊपर की नुकीली, देखिए ये पर्वत बना दिया, इसकी नुकीली जो चोटी होती है इसको शिखर कहा जाता है। तो यहाँ पर कई बार ये व्याकरण में पढ़े हुए उपत्यका और आदित्यका ये दो शब्द आते हैं, तो इनका ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों नहीं है, क्योंकि टेबल, ये इसको टेबल लैंड बोलते हैं। देखो, उपत्यका जो होती है वो होती है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, जब पूरा बहुत सारा पर्वत होता है तो उसके ऊपर समतल टेबल लैंड होती है, एक समतल भूमि, उसको तो कहते हैं उपत्यका। आदित्यका होती है तलहटी की जो भूमि होती है उसको आदित्यका कहते हैं। तो यहाँ पर ये शिखर होगा, नुकीली भूमि को क्या कहा जाएगा? शिखर। और ये शिखी ध्वज का मतलब होता है कि मोर पक्षी जो होता है उसके ऊपर ये इस तरह से वो बना होता है, एक ऐसे ध्वज सा बना होता है, उसको शिखी ध्वज यानी मोर के ऊपर बना हुआ ध्वज कहते हैं, उसके लिए ये। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ है। देखो, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ इसमें पूछा है। तो आनाकानी जब हम करते हैं, कोई हमें घर वाला काम बताता है तो हम आनाकानी करते हैं, तो उसका मतलब कानाफूसी करना नहीं होता, रैश में बात करना नहीं होता, बुराई करना नहीं होता, टालम टोल करना। आनाकानी करना जब कोई हमें काम बताता है तो हम इधर उधर की बात करते हैं, टालम, काम को टालते रहते हैं। तो सीधा सीधा आंसर है ये हो जाएगा टालम टोल करना। 192 प्रश्न क्या कह रहा है कि अभिराम और अविराम युग्म का अर्थ, ये भी शब्द युग्म से पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देखिए अभिराम और अविराम, तो यहाँ पर एकत्र, बिना रुके, बिना रुके, एकत्र, सुंदर, लगातार, लगातार, सुंदर। तो यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा अविराम का मतलब होता है बिना रुके, ये बाद में शब्द क्या आएगा? बिना रुके। तो देखिए बिना रुके कहाँ आ रहा है? बिना रुके अविराम, अविराम का मतलब होता है बिना रुके लगातार, ठीक है, बिना रुके भी कह सकते हैं इसको, लगातार। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो इसका मतलब एकत्र नहीं है और सुंदर नहीं है इसका अर्थ। दूसरा, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, तो देखिए सुंदर इस वाले में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो 193 में क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ किसमें है? शब्द युग्म का पूछा हुआ सवाल है ये। इसमें रित का मतलब होता है गलत, कह रहा है ये रित का मतलब गलत, ऋतु का मतलब मौसम, अली का मतलब गौरा और अली का मतलब सखी, कदम का मतलब एक वृक्ष है और कदम्ब एक डग है, तरणी यानी सूर्य है और तरुणी यानी युवती है। 193 में प्रश्न में शब्द युग्म का सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा है सही। आपको प्रश्न ठीक से पढ़ना है कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो सही यहाँ पर पूछ रहा है, तो हमको यानी इसका मतलब यहाँ पे 3 गलत है। तो देखिए अली का मतलब गोरा होता नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत कर दो इसको, ठीक है, ये तो गलत हो ही जाएगा इसमें। कदम एक वृक्ष नहीं होता, ये भी गलत है, कदम एक डग होता है, ठीक है। ये तरणी, तरणी सूर्य और तरुणी युवती, ये तरणी का मतलब होता है नाव, यहाँ पे सूर्य नहीं होता, तरणी का मतलब क्या होता है? नाव होता है, ये भी गलत है। तरुणी युवती होती है लेकिन पर ये गलत है, तरणी क्योंकि नाव होती है। यहाँ ऋत का मतलब होता है एक व्यवस्था, ये गलत गलत लिख रहा है जो गलत है। और ऋतु का मतलब तो मौसम, इसका मतलब इसमें चारों ही नहीं है इस हिसाब से। मुझे लग रहा है इसमें ये प्रिंटिंग कोई मिस्टेक है, तो यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है अली यानी गौरा की जगह ये भौरा होना चाहिए। तो अगर ये भौरा होता और अली का मतलब सखी और अली का मतलब भौरा, जब तो बी हो जाता है ना, और या फिर ये तरनी में छोटी ई की मात्रा होती, ये इस तरह से हो जाता तरणी, तब तो ये हो जाता सही, ठीक है। तो अगला देखिए 194, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ पूछ रहा है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल को बराबर दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना, घर की मुर्गी को दाल के बराबर मूल्यवान समझना, मुर्गी और दाल यानी अपने आदमी को कम महत्व देना। घर की मुर्गी, अगर हमारे घर में कोई अच्छा डॉक्टर है तो हम उसको डॉक्टर ही नहीं मानते आधी बार, तो है ना, तो कम महत्व देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इसमें पूछा हुआ है, क्या होगा? संध्या और रात्रि के बीच में, देखिए गोधूली, शाम, रात और छाया, छाया तो होता ही नहीं, रात एकदम रात्रि के बीच, यानी संध्या और रात्रि के बीच में जो समय होता है उसको कहते हैं गोधूली, है ना। तो इसमें रात नहीं होगा, रात रजनी होता है। शाम का मतलब एक तरह से शाम का समय होता है, यानी गोधूली के बाद का के आसपास का, गोधूली के आसपास का जो समय होता है, पर उसको गोधूली बेला कहा जाता है। संध्या और संध्या शाम को ही कहते हैं। संध्या का मतलब हो गया शाम, और उस संध्या के बाद में आती है गोधूली और गोधूली के बाद में आती है रात्रि, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा गोधूली। देखिए अगला, देखिए एक पानी का गिलास चाहिए,
एक पानी का गिलास चाहिए, बाकी में अशुद्ध रूप होगा। बाकी का शुद्ध पूछ रहा है, ये अशुद्ध है क्योंकि एक पानी का गिलास नहीं, पानी का एक गिलास, पानी का एक गिलास दीजिए, पानी का गिलास दीजिए, पानी का गिलास दो, एक पानी का गिलास दो, तो ये सब गलत है। पानी का एक गिलास दीजिए, ए इसमें आंसर हो जाएगा। इन शब्दों में अव्यय, अव्यय पूछ रहा है, इन शब्दों में अव्यय शब्द कौन सा है? चल, दुधारू, पंजाबी और परंतु। देखिए अव्यय शब्द जो है इसमें डी जो है परंतु, ये अव्यय शब्द है क्योंकि चल क्रिया है, दुधारू ये शब्द है, ये विशेषण है, ये क्या है? ये विशेषण है। और पंजाबी जो है किसी अगर क्षेत्र के बाद में ये ई प्रत्यय लग जाता है तो ये भी एक तरह से विशेषण हो जाता है, तो ये दोनों विशेषण है, ये क्रिया है, और ये परंतु जो शब्द है वो अव्यय शब्द है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द सदैव यानी हमेशा वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है? खिड़की, दर्शन, सड़क और नारा। देखिए खिड़की का खिड़कियों हो जाएगा, इसलिए ये तो आंसर नहीं है। दर्शन का दर्शनों नहीं होगा, दर्शन, मैंने दर्शन किए, मैंने दर्शन किया, ये शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सड़क का सड़कों हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। नारा का नारों हो जाएगा, तो ये इसमें बी आंसर आ जाएगा, है ना। 199 देखिए, सही स्थानापन्न शब्द नहीं है जो आज तक से संबंधित है, यानी कि इसमें वन वर्ड से सीधा प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सा शब्द है जो स्थानापन्न शब्द नहीं है, यानी कि जो आज तक से संबंधित है उसको आधुनिक कह सकते हैं क्या? जड़ से नष्ट करने की क्रिया उन्मूलन, बिल्कुल ये बात तो सही है, जड़ से नष्ट करने की क्रिया को उन्मूलन कहते हैं। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक का रूप प्रहसन कहलाता है, ये भी सही है, ये हिंदी साहित्य से संबंधित बात है। आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका कहलाता है, ये भी सही है, लेकिन जो आज तक से संबंधित है उसको हम आधुनिक नहीं कहते आज तक से, बल्कि जो वर्तमान से संबंधित है वो आधुनिक होता है, जो आज तक से संबंधित है उसको अद्य कहते हैं, अद्य यानी आज। ठीक है, आज तक, तो आद्यंत भी उसको हम बोलेंगे आज तक को, तो ये शब्द गलत है, इसमें पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे अंतिम प्रश्न है ये, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? उसका पता लगाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब काम मैं अपने आप कर लूँगा, आप पुस्तकें पढ़ें। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम में होता है जब कर्ता किसी शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, तो यहाँ देखिए सी जो आंसर है, सब काम मैं अपने आप, ये जो पूरा शब्द है यहाँ कर्ता खुद के लिए इन आप शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो ये जो शब्द है सी इसका आंसर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम इसमें है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस तरह के और प्रश्नों के साथ हम आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।